Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. भारत के कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी पर टेररिस्ट अटैक की अभी तक बाज़गश्त चल रही है। इस पर आज हम रिपोर्ट लेकर सामने आएंगे। इसके साथ बातचीत होगी इज़राइल की एम्बेसी के बाहर दिल्ली में होने वाले एक्सप्लोजन्स, अब तक की क्या डेवलपिंग स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करूंगा। बातचीत हम करेंगे पाकिस्तान में जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मज़ीद रैंकिंग गिराई इमरान खान के साल हा साल के दावों के बावजूद कि मैं जब सरकार में आऊँगा तो हुकूमत में से करप्शन का ख़ात्मा कर दूंगा, मगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती है कि करप्शन में और इजाफ़ा हुआ है पाकिस्तान में। इसके साथ साथ पाकिस्तान में डैनियल पर्ल के कत्ल के केस के सिलसिला में जो एक मारूफ टेररिस्ट जेल में है उसकी रिहाई के अहकाम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने दिया और इस पर रद्द अमल का इजहार किया है ख़ास तौर पर अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट ने। ये हैं आज के हमारे न्यूज़ एनालिसिस के तबसरे। बातचीत में शुरू करूँगा भारत में किसान प्रोटेस्ट और उनके आड़ में होने वाले टेररिस्ट हमले और उसके बाद जो गुफ्तगू चल रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में। मैंने कई बार अपने न्यूज़ एनालिसिस में खुल के कहा है कि जो प्रोटेस्ट हैं वो हम बिल्कुल उसको एक जमहूरियत का हिस्सा मानते हैं, मगर उनकी एक हद होनी चाहिए। और जबकि किसानों के सरकार के साथ कई मीटिंग्स हो चुकी हैं और सरकार ने बहुत सारी चीज़ें विड्रॉ की, इसके बावजूद अगर किसान अपने मामले पर अड़े हुए हैं तो भी उनका हक है, लेकिन ये हक उनका नहीं है कि मुसलसल सड़कें बंद करके रखें और आवाम को जीना भी मुहाल हो जाए। यहाँ पर कनाडा से और कुछ और मुल्कों से भारत से ये अपील की गई थी शुरू में जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे कि जिनको प्रोटेस्ट करने दें, इनका हक है। भारत ने ना तब रोका था ना आज रोक रहा है, लेकिन मैं कनाडा में देखता हूँ, अमेरिका में देखता हूँ, जो ही प्रोटेस्ट बढ़कर आवाम के लिए अजीरन होते हैं तो इवन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो भारत से कहते हैं कि जी प्रोटेस्ट वहाँ पे होने का हक है और हम कंसर्न्ड हैं, लेकिन यहाँ कनाडा में कोई भी प्रोटेस्ट 2 हफ्तों से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर पुलिस कार्रवाई करके उस प्रोटेस्ट को ख़त्म करवा देती है। ऐसी कई मिसालें हैं, नेटिव्स के प्रोटेस्ट, लेफ़्ट के प्रोटेस्ट। गवर्नमेंट पहले तो कहती है जी इनको करने दें, लेकिन जैसे ही हफ्ता 2 हफ्ते होते हैं उनको ख़त्म करा दिया जाता है, चूँकि एक हद होती है। लेकिन भारत में किसान प्रोटेस्ट की सिर्फ हद की बात ही नहीं, बाकायदा टेररिज्म देखी, और वो भी भारत के जमहूरिया डे के मौका पर, यानी भारत की डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक हुआ। मैं पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ कि ये किसान प्रोटेस्ट बदकिस्मती से हाई जैक हो गए हैं। इनमें प्रोटेस्टर्स के जो असल कॉज थे या जो उनकी नोबल सोचें हैं वो भी हाई जैक हो चुकी हैं। आफ्टर ऑल ऐसा क्यों है कि भारत में डेमोक्रेसी में अपोजिशन सिर्फ़ और सिर्फ मैनू मानू का खेल खेलते हुए उन एलिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं जो उनके एजेंडे के लिए सहूलतकार होते हैं। लेकिन यहाँ तो मामला इससे भी 2 कदम आगे बढ़ा। वो ये कि भारत की डेमोक्रेसी, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक हुआ। 26 जनवरी को लाल किला पर खालसा का झंडा लहराया गया। अब खालसा का झंडा खालसा का था या खालिस्तान का था, दोनों सूरतों में गलत था, क्योंकि कोई तुक नहीं बनता था किसी भी किस्म के झंडे को उस जगह पर लहराने का जो जगह सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय तिरंगे के लिए मखसूस है। लेकिन ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ। लेकिन उससे ज़्यादा जो अफसोसनाक बात है वो ये कि
उस प्रोटेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में आज अगर हम देखें तो 3 दिन गुजर जाने के बाद, 4 दिन गुजर जाने के बाद अब जैसे नैरेटिव बदला जा रहा है, ये कहा जा रहा है हम तो इसमें शामिल ही नहीं थे, वो तो बीजेपी के लोग थे, वो तो किसान थे ही नहीं। भाई आफ्टर ऑल जो हज़ारों लोग थे जो ट्रैक्टर लेके घुसे हुए थे, जो बसों को उल्टा रहे थे, जो पुलिस के कांस्टेबलों को लाठियां मार रहे थे और कांस्टेबल्स अपनी जान बचाते हुए, अपनी जानें बचाते हुए वो बाकायदा नालों से पार कूद रहे थे, उनकी इंजरीज हुई, सैकड़ों पुलिस वाले इंजर्ड हुए। तो आफ्टर ऑल वो कौन लोग थे? वो सब किसानों का ही तो हिस्सा थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो क्या ये प्रोटेस्ट का तरीका होता है? और फिर अब उसको जस्टिफाई करना कि नहीं वो शायद बीजेपी के लोग थे, वो तो हम थे ही नहीं। यहाँ से कनाडा, अमेरिका से और यूरोप से जिस तरह इंसाइटमेंट की गई उन प्रोटेस्ट के लिए, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं, लाखों डॉलर्स देने की बात हुई। इसका किसको नुकसान हुआ? मेरी जो ख़ास तौर पर पंजाबी सिख कम्युनिटी है, जो बहन भाई हैं पंजाबी मेरे, मैं ख़ुद भी पंजाबी हूँ, मैं अपना उनके साथ हेरिटेंस जो है वो भी शेयर करता हूँ। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों नहीं उठते? मैं जानता हूँ कि आपकी मेजॉरिटी इनके साथ नहीं है, लेकिन आप क्यों नहीं उनकी मजम्मत करते? क्योंकि ये सब कुछ जो हुआ इससे आपके नामों पर धब्बा लग रहा है। भारत में जो सिख कम्युनिटी है एक बहुत ही वाइब्रेंट कम्युनिटी है, बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है, और वो पूरे भारत में फैले हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ तक, नॉर्थ से लेके बिल्कुल साउदर्न टिप तक फैले हुए हैं, हर जगह रहते हैं। इस वाक़या ने जहाँ कहीं भी मेरे सिख बहन भाई रहते हैं, वो बेचारे खामखा जैसे स्टीरियोटाइप हो रहे हैं, और जो यहाँ पे बैठ के एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका तो कुछ नहीं जाता, वो तो यही कुछ देखना चाहते हैं। लेकिन भारत में ये जो कुछ हो रहा है उससे वो पंजाबी कम्युनिटी स्टीरियोटाइप का शिकार हो रही है, उनको निकलना होगा। जैसे मुसलमानों की टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में अक्सर ये बात उठाई जाती है कि साइलेंट मेजॉरिटी जो मुस्लिम्स की है वो इन टेररिस्टों के साथ नहीं है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है, वो क्यों नहीं उठते? जो साइलेंट मेजॉरिटी है वो इतनी क्यों हॉस्टेज बनी हुई है इस माइनॉरिटी के हाथों में? क्योंकि उनको अब भारत को ये बताना है कि हमारे ऊपर कोई स्टीरियोटाइप ना लगाएं, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, ख़तरनाक लोग हैं, ये कह रहे हैं अब किसान यूनियन ने, मगर ये उनका कहना कि ये बीजेपी के लोग हैं, ये तुम्हारे लोग थे ही नहीं। तो कौन थे फिर जो ट्रैक्टर्स लेकर अंदर गए? हज़ारों लोग, सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग, जो लाल किला के ऊपर चढ़ दौड़े, सैकड़ों नहीं थे, हज़ारों लोग थे। कौन थे? जो किसानों के नारे लगा रहे थे, जो परचम लहरा रहे थे। ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि जो ही कोई बहुत ही बुरा वाक़या होता है उसके बाद उसकी ज़िम्मेदारी लेने की बजाय उसको ट्विस्ट कर दिया जाता है। ये बदकिस्मती से भारत के जो प्रोटेस्ट कल्चर में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही है। मैं कदर करता हूँ यहाँ पर जो राकेश टिकैत जी हैं, जो यूनियन लीडर हैं, वो अपनी बातचीत में पुरखलूस भी दिखते हैं, मगर वो भी लगता है कि पॉलिटिक्स का बुरी तरह शिकार हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक उनका क्लिप बिफोर एंड आफ्टर के नाम से इस वक्त वायरल चल रहा है, जिसमें वो खुद कहते हैं इन हमलों से पहले, इन दंगों से पहले कि ट्रैक्टर्स लेके हम जाएंगे। वो बड़े ही वो स्टर्न लहजे में कहते हैं हम तो जाएंगे। ठीक है, फिर आप जिम्मेदारी भी लें, और जब हो जाता है तो फिर वो आंसू बहाते हैं। देखिए ये सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला वीडियो क्लिप। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देगा, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर? ट्रैक्टर रोकेगा? कर रहे आप बकवास लग रहे कर। अब क्या अभी जारी रहेंगे? गोली के सामने भी जाएंगे।
आंदोलन को खत्म करने की साजिश बीजेपी की। आंदोलन खत्म नहीं होगा, आप रो क्यों रहे हैं? आंदोलन खत्म नहीं होगा। आंसू का क्या मतलब? पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसानों को बर्बाद कर दो। भारत की जमहूरियत और कॉन्स्टिट्यूशन पर एक्सट्रीमिस्टों का और टेररिस्टों का जो हमला हुआ, उससे पहले यही हमारे राकेश टिकैत भाई जी कहते हैं कि कौन रोकेगा ट्रैक्टर्स को, हम उसके बकल्स उतार देंगे। बड़ा अग्रेसिव एटीट्यूड है। अब उनका ये कहना, ये उनके साथियों का ये कहना कि हमारी तो प्लानिंग ही नहीं थी, तो फिर कौन थी? क्या ये स्टेटमेंट थी? ये तो पहले की बात थी ना। फिर उसके बाद वो अगले रोज़ जो आप उसके क्लिप में दूसरी तरफ देखते हैं, वो रोते हुए कहते हैं कि भाई ये तो हम नहीं थे। और अब उनका ये इससे भी ज़्यादा एग्रेसिव नैरेटिव आ रहा है आजकल में कि भाई वो तो बीजेपी के लोग थे, वो तो हम थे ही नहीं। और इसी तरह अपोजिशन की पार्टियां भी ये खेल खेल रही हैं। ये जमहूरियत का अंदाज़ नहीं है। झूठ बोलना बदकिस्मती से पूरी दुनिया की अब सियासत में अब वतीरा बन चुका है। लेकिन बदकिस्मती से हम देखते हैं कि भारत की बहुत ही वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में, जो बहुत ही नॉइजी डेमोक्रेसी भी है, शोर वाली डेमोक्रेसी है, उसमें कुछ लोग अड़ जाते हैं और हिलते नहीं। उसकी वजह यह है कि उन पर क्रैक डाउन नहीं होता। मैंने जैसा कि कहा कि आप देख लीजिए अमेरिका में वाशिंगटन में 6 जनवरी को जो हुआ था हमला, तो वो क्रैक डाउन उस पर चंद घंटों के अंदर अंदर शुरू हो चुका था। अब वो डेमोक्रेसी पर हमला तो बर्दाश्त नहीं किया ना अमेरिकन से, हो गया। और उसके बाद फिर देख लीजिए जब नई एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे ओथ लिया, तो तब उनकी अपनी फ़ौज के ही 20 से 25 हज़ार नौजवान वहाँ पे तैनात थे। और उस फ़ौजियों की जो टोली थी, जो उनकी जिनकी तैनाती की गई थी, उनकी भी स्क्रूटनिंग हुई कि कौन से प्रेसिडेंट ट्रंप के हामी थे और कौन से नहीं थे। तो इस तरह का क्रैकडाउन होता है। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने भी कह दिया था शुरू में, ये जब प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, कि हमें बहुत कंसर्न है ह्यूमन राइट्स पे। यहाँ कनाडा में नेटिव्स के कई प्रोटेस्ट हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के ज़माने में भी हुए। जैसे ही वो हफ्ता खींचते हैं ना, तो फिर प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो भी सीधे हो जाते हैं, RCMP पहुँच जाती है वहाँ पर और उनको उठा के बाहर फेंक देती है। चूँकि आवाम की जो ज़िंदगियाँ अजीरन करना है वो भारत में ही पॉसिबल है। 7 तक शाहीन बाग महीनों चला, 2 महीने अब फॉर्मल प्रोटेस्ट को भी हो गया। भाई आपकी कई मीटिंग्स हो चुकी हैं सरकार के साथ। IMF ने कह दिया कि जो सरकार के रिफॉर्म्स थे वो फार्मर्स के हक में थे। इंटरनेशनली इसको रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। इसके बावजूद भारत की सरकार कह रही है कि हम 2 साल तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। लेकिन फार्मर्स के जो प्रोटेस्ट हैं वो बजाय कि किसी रैशनल ग्राउंड पर आएँ, वो पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं। उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाते हैं, उसमें बाहर की जो कुव्वतें हैं वो आ जाती हैं। ये किस किस्म का प्रोटेस्ट है? ये प्रोटेस्ट से बढ़ के एजिटेशन होता है, एजिटेशन से बढ़ के इंसुरेक्शन होती है, इंसुरेक्शन से बढ़ के टेररिस्ट हमले होते हैं। इस हद तक बात जाती है। अभी हमने आपको वीडियो क्लिप दिखाया था जिसमें राकेश टिकैत जी जो हैं वो पहले क्या बात कर रहे थे हमले से पहले, और उसके बाद वो आंसू बहा रहे हैं। और उनके आंसू बहाने पर एक और यूनियन लीडर हैं योगेंद्र यादव जी, उनका क्या बयान है वो एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए। राकेश टिकैत जी, आपके 4 बूंद आंसू ने, मेरे भाई राकेश टिकैत के 4 बूंद आंसू ने किसान के ऊपर जो कलंक लगा था उसको 4 बूंद से धो दिया है आपने, खत्म कर दिया है। ये है राकेश टिकैत जी का स्टेटमेंट कि मेरे भाई के जो 4 बूंद आंसू थे उन्होंने सारा मसला जो है समझा दिया है। यानी फिर ये आंसू 4 बूंद जो आंसू थे ये कितने के सच्चे थे, और क्या उनके कुछ सियासी ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट योगेंद्र यादव जी जो बात कर रहे हैं कि हमारे मसले उन्होंने इसमें बयान कर दिए हैं, हल कर दिए हैं, तो क्या ये फिर पॉलिटिक्स है? क्या ये फिर हक मांगने का अंदाज़ है? हक मानने का अगर जायज़ भी इसमें मुतालबा था और है, तो भी वो हाईजैक हो गया। यही बात मैं कर रहा हूँ बहुत लंबे अरसे से, जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, और यही बात साबित हो रही है आज भी
کہ یہ سارے کا سارا بدقسمتی سے ہائی جیک ہوا ایجیٹیشن ہے، اور ایجیٹیشن سے بڑھ کر اب انسورکشن ہے، اور انسورکشن سے بڑھ کر ٹیررسٹ اٹیک یہ ثابت ہو گیا ہوا ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ ادھر دلی سے ہمیں ایک اور دل دہلا دینے والی خبر ملی کہ اسرائیلی ایمبیسی کے باہر ایکسپلوژنز ہوئے ہیں، لیکن لکیلی وہ ایکسپلوژنز اتنے طاقتور نہیں تھے کہ کوئی انجری ہوتی۔ 4-5 گاڑیوں کو جو اب تک اطلاعات آئی ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور وہ ڈیمیج ہوئی ہیں۔ اسرائیل کی سرکار کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ یہ ایک ممکنہ ٹیررسٹ اٹیک ہے۔ بھارت کی جو لا انفورسمنٹ کی ایجنسیاں ہیں وہ اس پر تحقیقات کر رہی ہیں۔ دہلی میں اسرائیلی ایمبیسی کے باہر ہونے والے ایکسپلوژنز کے کانٹیکسٹ میں اسرائیل کے پرائم منسٹر نتن یاہو نے پرائم منسٹر نریندر مودی اور بھارتی سرکار پر اپنے مکمل کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے اور اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ بھارت ان کے عملے، ان کی ایمبیسی کے لیے ہر طرح کی سرکشا بھی فراہم کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھارت پر مکمل کانفیڈنس ہے۔ اسرائیلی سرکار کا یہ کہنا انیشلی کہ یہ ٹیررسٹ اٹیک لگتا ہے، اس سے بہت بڑی الارمنگ صورتحال ہے۔ میڈیا دیکھ رہا ہے کہیں انہی ایجیٹیشن کے ساتھ ہی وہ جو دنگے کرنے والے لوگ ہیں وہی تو کہیں شامل نہیں ہیں جو انریسٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہوں۔ ابھی اس کے بارے میں یہ ساری اسپیکولیشن ہے، یہ ایک طرح سے ڈیولپنگ سٹوری ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں صورتحال اور واضح ہوگی، جیسے جیسے واضح ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تک کی جو وہاں پہ صورتحال ہے اس سلسلہ میں ANI کی کرٹسی کے ساتھ ایک مختصر سی ویڈیو رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پلیس کو ایگزامن کر لیا ہے، جتنے بھی ہمیں کرائم ایگزیبٹ ملے ہیں لفٹ کر لیے ہیں اور اسپیشل سیل کو ہینڈ اوور کر دیا۔ دیٹس آل، نو کمنٹ سر، نو سر، نو کمنٹس پلیز سر۔ गाड़ियां दूसरी तरफ थी, अब ब्लास्ट दूसरी तरफ हुआ। सर इतना तो बता سوری سر، آئیو کو ساری چیزیں ہینڈ اوور کر دی گئی۔ दूसरी तरफ थी, ब्लास्ट दूसरी तरफ हुआ। 70 फीट का डिस्टेंस हुआ सर। सर जितने एग्जिबिट हमने कलेक्ट करे हैं हमने सब आईओ को हैंड ओवर कर दिए हैं। एक्सप्लोजन था, अभी क्या एक्सप्लोजन था ये लेबोरेटरी में एग्जामिनेशन के बाद, केमिकल एग्जामिनेशन के बाद ही हम लोग बता पाएंगे। अभी सिर्फ हम इतना ही बता सकते हैं, बाकी को कमेंट नहीं देंगे। सर एक क्लैरिटी चाह रहे हैं क्योंकि आप भी स्पॉट पे, हम भी स्पॉट पे। ब्लास्ट के दूसरी तरफ हुआ था और गाड़ियां दूसरी तरफ क्षतिग्रस्त हुई हैं। देखिए सर ये एक रोड है, यहाँ पे गाड़ी भी खड़ी है और एक्सप्लोजन भी यहीं हुआ है, तो वो सब एक ही एरिया है, उसमें कोई अलग अलग वाली कोई बात नहीं है। सर आयरन शार्पनर प्लीज सर प्लीज सर बॉल बेयरिंग मिला है सर कैन में छुपा के रखा गया नो सर इस बारे में वो फर्दर लेबोरेटरी में जब जांच होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। प्लीज कितने लोगों की जान होता तो क्या किसी को नुकसान हो सकता था? दिस इज सर्टनली हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, नो कमेंट ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है सर। क्या लो इंटेंसिटी का था? सर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के बाद बाद ही- ही कितने दिन में आप लोग रिपोर्ट दे देंगे? केमिकल एग्जामिनेशन बहुत जल्दी ही करेंगे। अर्ली एज पॉसिबल जी। एज अर्ली एज पॉसिबल। ادھر پاکستان سے خبریں آ رہی ہیں کہ امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل میں جو شخص مرکزی مجرم ہے اس کو رہا کرنے کی بات چیت سپریم کورٹ نے کر دی۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کو رہا کر دیا جائے، جس پر امریکی انتظامیہ نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ڈینیل پرل کو 2002 میں پاکستان میں قتل کر دیا گیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ ان کا فیتھ یہودی تھا، اور اس بنا پر ان کو بدقسمتی سے وہاں پر قتل کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد تحقیقات چلی، اور جو مرکزی ملزم تھا تب، جو بعد میں مجرم ثابت ہوا،
उमर शेख जो एक बहुत ही ख़तरनाक दहशत गर्द है और जिसने भारत का तैयारा 1999 में अगवा करवाया था, और वो तैयारा यानी वो ख़ुद तो भारत की जेल में था मगर उसको रिहा करवाने के लिए वो इतना पावरफुल आदमी था। तैयारा अगवा हुआ जो मुबैना तौर पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अगवा करवाया तालिबान की मदद के साथ। वो 1999 में वो तैयारा कई मुल्कों से, दुबई से, लाहौर से टच करता हुआ फिर वो कंधार के एयरपोर्ट पर उतारा गया था, और वहाँ पर फिर 3 बड़े मशहूर लोगों को, मुश्ताक ज़रगर और ये उमर शेख उसमें शामिल था, भारत की जेल से आज़ाद करवा के कंधार पहुँचाया गया था। यही शख्स 99 में भारत की जेल से रिहा होने के बाद जब अफ़गानिस्तान पहुँचा, फिर पाकिस्तान आ गया, इसने 2002 में कराची में कत्ल किया इस मासूम सहाफ़ी डैनियल पर्ल का। डैनियल पर्ल की फ़ैमिली से मेरा भी रब्ता रहा। उनके कत्ल के बाद हमने उनकी जो भी जो हो सकता है उनकी मदद करना चाहिए वो की। इसके अलावा मैंने डैनियल पर्ल की वाइफ जो हैं उनकी किताब की ट्रांसलेशन उर्दू में करने में उनकी थोड़ी बहुत मदद भी की। इस तरह मेरा उनके बाप से और उनकी मिसेस से भी उस ज़माने में रब्ता रहा, फिर रब्ता ना रह सका, इसलिए कि डैनियल पर्ल के सिलसिला में जो तहकीकात थी वो इंटरनेशनल लेवल पर उन पर दबाव बढ़ता चला गया, और अल्टीमेटली उमर शेख गिरफ़्तार हुआ, और अब ये ख़बर आई है कि उसको रिहा करने का पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है। इस पर बातचीत की है अमेरिका की नई सरकार की वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जैन साकी ने। अब मैं चाहता हूं कि उनका एक वीडियो क्लिप देखिए। The United States is outraged by the Pakistani Supreme Court's decision to affirm the acquittals of those responsible for Wall Street Journal reporter Daniel Pearl's kidnapping and brutal murder, which shocked the world's conscience in 2002. This decision to exonerate and release Sheikh and the other suspects is an affront to terrorism victims everywhere, including in Pakistan. बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की नई वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी मिस जैन साकी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ों ने कहा कि हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और चाहेंगे पाकिस्तान की सरकार से कि इस फ़ैसले को वापस लें। यूएस स्टेट सेक्रेटरी ने भी अपनी ट्वीट में खुलकर इसकी मजम्मत की है। मैं चाहता हूं कि ये ट्वीट भी आपके साथ शेयर करूं। सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन ने जो अभी हाल ही में अपना ओथ उन्होंने लिया है, उन्होंने साफ कहा है कि आई एम डीपली कंसर्न्ड बाय द पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन टू एक्विट दोज इन्वॉल्व्ड इन डैनियल पर्ल्स kidnapping and murder. We are committed to securing justice for the Pearl family and holding terrorists accountable. तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन भी वही मौक़िफ़ रखती है जो ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन में था, जो जॉर्ज बुश की एडमिनिस्ट्रेशन में था, जो सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में था, यानी टेररिज्म को किसी सूरत भी नई एडमिनिस्ट्रेशन भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये एक इंतहाई खुशाइंद और स्ट्रॉन्ग मैसेज है नई अमेरिकी सरकार की तरफ से कि वो भी इस पर तुरंत रिस्पॉन्ड करेगी और इसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसा कि मैंने कहा कि अभी हाल ही में यूएस स्टेट सेक्रेटरी ने अपना ओथ उठाया है, और उन्होंने जो अपनी पहली स्पीच की वो हमने अपने आर्काइव में महफूज की। उसमें बहुत सारी अहम बातें की। चाइना के हवाले से उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि हम चाइना के साथ जो ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज़ हैं, जो क्लाइमेट के इश्यूज़ हैं, उस पर कोई जो कोऑपरेशन हो सकती है उस पर हम शायद कोऑपरेशन करेंगे अगर वो चाइना की तरफ से कोऑपरेशन की बात आती है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि हमारे और चाइना के बीच में बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं। अभी एक हफ़्ता पहले ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का इक़्तिदार ख़त्म हुआ। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के स्टेट सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो एक बहुत ही दबंग इंसान हैं। उन्होंने वाज़े तौर पर जाते जाते भी आखिरी रोज़ भी चाइना को वार्निंग्स दी
اور کسی صورت بھی کسی قسم کے کوآپریشن کی بات نہیں کی. ان کے جانے کے بعد چائنا نے یو ایس کے جن لوگوں پر سینکشنز لگائی ہیں, مائک پومپیو بھی ان میں ہیں, مگر بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے جو نئے اسٹیٹ سیکرٹری آئے ہیں وہ تھوڑی سی کوآپریشن کی بات کر رہے ہیں. یہ تھوڑا سا ٹوسٹ ہے یا تھوڑی سی تبدیلی نظر آتی ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے رویے میں ٹورڈ چائنا. بہرحال یہ تھوڑا سا ایک الارمنگ موقع ہے, لیکن بہرحال میں چاہتا ہوں کہ یو ایس اسٹیٹ سیکرٹری مسٹر اینٹونی بلنکن کی یہ جو اسٹیٹمنٹ چائنا کے حوالے سے ان کی پہلی اسپیچ میں, اس کا ویڈیو کلپ آپ سے شیئر کروں. The relationship between the United States and China is arguably the most important relationship that we have in the world going forward. It's going to shape a lot of the future that we all live. And increasingly, that relationship has some adversarial aspects to it. It has competitive ones, and it also still has cooperative ones. And the cooperative ones are in areas where it's in our mutual interest to try to work together, including manifestly on climate, where it's in the interest of China and the interest of the United States and the interest of countries around the world to make concrete progress in combating global warming. And so I think and hope that we'll be able to pursue that. But that fits within the larger context of our foreign policy and of many issues of concern that we have with China, issues that we need to work through. And so I think you'll see us doing just that, even as we pursue the climate agenda that is so important to our country and to the future of our planet. My judgment remains that genocide was committed against the Uyghurs, and that hasn't changed. پاکستان کے حوالے سے ایک اور اہم خبر, وہاں پر جو انٹرنیشنل ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایک ادارہ ہے کرپشن کے سلسلہ میں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, انہوں نے پاکستان میں کرپشن کے حوالے سے یہ نئے سٹیٹ دیے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن اور بڑھ گئی ہے. یہ ایک دلچسپ اور شاکنگ خبر بیک وقت ہے, اس لیے کہ پاکستان کے اس وقت وزیر اعظم کا پورا نریٹو ہی اینٹی کرپشن ہے, اور انہی کی سرکار میں کرپشن پہلی سرکاروں سے زیادہ بڑھ گئی ہے. اور یہ ایک بہت ہی نیوٹرل ادارے یعنی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کہنا ہے. خود عمران خان اپنی ماضی کی پالیٹکس میں, پاس کی پالیٹکس میں یہ بات بار بار کیا کرتے تھے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو کوٹ کیا کرتے تھے کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیپلز پارٹی کی سرکار ہے یا مسلم لیگ کی سرکار ہے یہ کرپٹ ہیں, تو دیکھیے پاکستان میں کرپشن کتنی ہے, میں جب آؤں گا تو کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا. جس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو وہ بار بار کوٹ کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ ہے وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ادارہ جو پاکستان میں کرپشن کے بارے میں سچ بول رہا ہے. اب جب سچ بولا ہے تو عمران خان صاحب کسی قسم کا بھی بیان نہیں دے رہے. مجھے شک ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ اس رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیں گے. مگر یہ انتہائی شرمناک بات ہے کہ جو شخص کرپشن کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے اسی بنیاد پر حکومت میں آیا, اس کی اپنی حکومت میں کرپشن بڑھ چکی ہے. اب لوگوں نے عمران خان کو آئینہ دکھانے کی خاطر جو اس کے پرانے سٹیٹمنٹس ہیں ان کو اکٹھا کر کے سوشل میڈیا پر ایک کلپ چلایا ہے. میں سوشل میڈیا کی کرٹیسی کے ساتھ اسی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والا وہ ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کی بات ہوئی اس کی جو خاص چیز دیکھنے والی ہے کہ تقریباً 1 سال میں وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ کرپشن پاکستان میں 20% بڑھ گئی. پاکستان کی حکومت دنیا کی کرپٹ ترین حکومتوں میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق سمجھی جاتی ہے. لوگ کیا, میں کینیڈا کے ٹی وی کے اوپر گیا, کینیڈا میں وہاں اپیل کی, انہوں نے مجھے صاف پوچھا کہ جی آپ یہ پیسہ جائے گا نہیں لوگوں کے پاس, یہ تو کرپشن میں پیسہ چلا جائے گا. صاف انہوں نے میرے سے پوچھا. جب آپ کی گورنمنٹ کے اندر بڑے بڑے مجرم بیٹھے ہوں, چوری کے سارے ریکارڈ توڑ دیے جائیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہے کہ پاکستان نے ماشاءاللہ ایک ہی جگہ ترقی کی اور وہ کرپشن میں ترقی کی ہے, تو پھر عوام کی خدمت, عوام جب کرپشن ہوتی ہے تو عوام کرپشن کی قیمت مہنگائی کے ذریعے دیتی ہے. ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو دنیا میں ہر ملک میں دیکھتا ہے کتنی کرپشن ہے, اس کا نام ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. اس کے مطابق
पिछले 4 साल में पाकिस्तान में जो करप्शन और टैक्स की चोरी हुई वो है 8,500 अरब रुपया। ये आपका कैसा चोरी हो रहा है? इसकी कीमत आप अदा करते हैं महंगाई के जरिए। तो इसको कहते हैं कि मुंह पे तमाचा। यानी कितने अफसोस की बात है कि जो शख्स इतनी ढिठाई के साथ 2004 से लेके प्राइम मिनिस्टर बनने तक एक इदारे जिसका नाम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को बार बार कोट करता है कि दुनिया का सबसे बढ़िया अदारा जो बताता है कि माशाल्लाह, उसके वर्ड्स में, कि पाकिस्तान ने अगर किसी चीज़ में तरक्की की है तो वो करप्शन में की है। तो अब मैं ये कहूँगा कि माशाल्लाह इमरान खान, तुम्हारी हुकूमत उस करप्शन में फर्दर 4 पॉइंट आगे निकल गई है, चूँकि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ही बता रही है, जिस अदारे को ये शख्स कोट करता रहा है फॉर द पास्ट 14-15 ईयर्स, उसको रेफरेंस दे के अब उसी इदारे ने कह दिया कि माशाल्लाह इमरान खान, तुम्हारी हुकूमत ने जो करप्शन पीछे हुई थी उससे भी 4 पॉइंट आगे तक करप्शन कर दी है। तो गुड लक टू पाकिस्तान एंड गुड लक टू इमरान खान। अब ये मिरर है जो लोग सोशल मीडिया पर उनको दिखा रहे हैं। इस वीडियो क्लिप में हमारे कनाडा का भी तस्करा आया और उन्होंने कहा कि मैंने कनाडा के टीवी में बैठकर भी जब ये कहा, लोगों ने मुझे, कैनेडियन टीवी ने पूछा कि जो तुम चंदे यहाँ पर इकट्ठे करने आते हो, ये चंदे इकट्ठे करने आया करता था यहाँ पर, तो ये कहाँ जाएगा? तो वो उसको रेफरेंस देते थे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक करप्शन है तो तुम भी खा जाओगे। तो ये कहता था नहीं, ये तो सही लगेगा। लेकिन अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बता रहा है कि भाई ये पाकिस्तान में करप्शन इसकी हुकूमत में 2020 में 4 यानी पॉइंट्स और आगे बढ़ी है, यानी 4 पॉइंट्स गिरे हैं, यानी इसका मतलब है कि ये करप्शन में 4 पॉइंट और आगे गए हैं। तो मुबारक हो इमरान खान को ये कामयाबी, जो कामयाबी ये दूसरों के लिए कहता था, अब यही कामयाबी माशाल्लाह इसने भी हासिल कर ली है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की। अफसोस के साथ कहना पड़ता है। कनाडा का जिक्र किया इमरान खान ने अपनी तरफ से कि मुझे कनाडा के टीवी में जाकर ये कहना पड़ा। हमारे मुल्क का जिक्र किया। हमारे मुल्क की जब बात होती है तो इस वक्त जो कोविड की सिचुएशन है वो जब से ये इमरजेंसी गवर्नमेंट ने लगाई है उससे काफ़ी कंट्रोल होता जा रहा है। लेकिन एक कंसर्न हमेशा रहा वो इस हवाले से कि कनाडा में जो बॉर्डर्स हैं, यूएसए के बॉर्डर तो हमने बंद रखे हुए हैं, लेकिन जो हमारे हवाई बॉर्डर हैं यानी फ़ज़ाई बॉर्डर हैं, जो एयरलाइंस हैं, वो मुसलसल दुनिया भर से आ रही हैं। अपोजिशन का भी और मीडिया का भी और बहुत सारे इदारों का कहना था कि इसको रोकें, इसको कंट्रोल करें और अगर जो ज़रूरी फ़्लाइट्स हैं वो अगर आनी है तो उनके लोगों को क्वारंटीन के लिए मैंडेटरी यानी उसके लिए लाजमी करार दें। तो ये बात यानी पिछले साल मार्च 14 से प्रॉबली पहला लॉकडाउन कनाडा में लगा था और अब कोई 10 महीने गुजर जाने के बाद, रादर कोई 11 महीने हो चले हैं कि बाद भी प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ये बात नहीं सुनी। लेकिन अब कहीं जाके उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इस पर करेंगे पाबंदी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो यहाँ के अखबार हैं वो ये बता रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स विल हैव टू क्वारंटाइन एट देयर ओन एक्सपेंस व्हाइल दे अवेट कोविड-19 टेस्ट्स, जस्टिन ट्रूडो सेज। तो इसकी इतलात जो अभी तक अखबारी बयानात के मुताबिक यही आ रही है कि अब जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स यहाँ पे वापस आएंगे तो उनके लिए एक तरह से बहुत सारे डेजिग्नेटेड होटल्स बनाए गए हैं जहां वो अपने एक्सपेंस पे जाके, अपने खर्चे पे जाके खुद रहेंगे, सिर्फ उन डेजिग्नेटेड होटल्स में जहां पे अच्छा इंतज़ाम है इसको कंट्रोल करने के लिए पेंडेमिक को। और फिर उनके जब रिज़ल्ट्स आएंगे, जो ऑफ कोर्स जब ये उतरेंगे एयरपोर्ट पे तो उनके टेस्ट ले जाएंगे, तो 2-3 दिन बाद रिज़ल्ट्स आते हैं, तो नेगेटिव रिज़ल्ट्स आने की सूरत में वो फ्री टू मूव इन द कंट्री होंगे, अदरवाइज़ वो उसी होटल में अपने एक्सपेंस पर रहेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। शुक्र है जस्टिन ट्रूडो साहब को इस बात का एहसास हुआ और वो इस एहसास भी बहुत ज़्यादा मीडिया प्रेशर और डॉक्टर्स के कहने पर हुआ। कोविड की सिचुएशन अभी तक बड़ी अलार्मिंग है
اور دنیا بھر میں کووڈ ویکسین آ جانے کے باوجود الارمنگ ہے، اور بھارت میں کووڈ کی جو ریشو ہے وہ کافی ڈکلائن ہو رہی ہے ایز اپوز ٹو واٹ اٹ واز بیفور۔ امریکہ میں سچویشن ویسی کی ویسی ہے، افسوسناک ہے، کچھ اسٹیٹس میں کم ہوتی ہے، کچھ میں بڑھ جاتی ہے، یورپ میں بھی بڑی تشویشناک ہے، ساؤتھ امریکہ میں بھی تشویشناک ہے، اور پوری دنیا میں تشویشناک ہے۔ اور کووڈ کے سلسلہ میں جو حکومتی ہدایات تدابیر ہیں ان سب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اور میں آج کے اس نیوز بلیٹن کے آخر میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ برین بسٹ ڈاکٹر رنویر شاردا اور میرے ساتھ جو آپ گفتگو سنا کرتے ہیں وہ کچھ ویکس کے لیے ابھی ہم نے پوسٹ پون کیا ہے، چونکہ ڈاکٹر رنویر شاردا جیسا کہ پچھلے شو میں آپ کو بتا چکے تھے کہ وہ اپنی ہیلتھ کی وجہ سے کچھ ہفتے سین پر نہیں ہوں گے، ان کا ہارٹ کا آپریشن ہے۔ میں یہ آج بتا دیتا ہوں، ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ ٹھیک، ان کا اچھے ڈھنگ سے آپریشن ہو، وہ صحت یاب ہو کر آئیں، پھر ہم اسی طرح اپنی نوک جھونک آپس میں جو ہم چونچ لڑاتے ہیں اسی طرح لڑاتے رہیں۔ اور یہی میڈیا کا بھی حسن ہوتا ہے، ان کا ایک شو ہفتے میں ہوتا ہے، وہ بھی آپ اسی طرح دیکھیں گے جیسے ہی ڈاکٹر صاحب واپس آئیں گے۔ اور آخر میں آج ایک بار پھر یاد دلاؤں گا، آج کل ہم نے اپنا سپر چیٹ کچھ عرصے کے لیے بند کیا ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا لائیو 24/7 چینل، جس میں نیوز بلیٹنز بھی ہوتے ہیں، جس میں اسپیشل رپورٹس بھی ہوتے ہیں، اور میرے شوز کے علاوہ بہت سارے اور شوز ہوتے ہیں، بہت ساری اور رپورٹس ہوتی ہیں، وہ آپ دیکھیں۔ ویسے میرے شوز اور جو امپورٹنٹ شوز ہیں وہ اور نیوز بلیٹنز الگ سے بھی ہمارے یوٹیوب کے چینل پر آتے ہیں، مگر وہ ہماری لائیو سٹریم میں 24/7 آپ دنیا کے کسی حصے میں ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اس لائیو سٹریمنگ کو دیکھنے کے کانٹیکس میں آپ کو یوز ٹو کریں، آپ دیکھا کریں ہم کیا کرتے ہیں، چونکہ اس لائیو سٹریمنگ سے آپ کو کافی اندازہ ہوگا۔ آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنے دوستوں کو بتائیں کہ سبسکرائب کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں کنٹریبیوٹ اور ڈونیٹ بھی کرتے رہا کریں۔ ہم آپ کی ڈونیشن اور کنٹریبیوشن کو آلویز اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ tagtv.info یا اسی یوٹیوب کے چینل پر ڈونیٹ کا بٹن ہے، آپ دبائیں گے تو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے آپ دنیا میں کہیں پر بھی ہیں جو بھی آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، یا پے پال کے ذریعے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ 24/7 اسی طرح جڑے رہیں گے، اور آپ ہماری بات چیت اسی طرح 24/7 سنتے رہیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم صرف اور صرف یوٹیوب چینل نہیں ہیں، ہم ایک پورے کا پورا ٹی وی چینل ہے، اور جس پہ بہت ڈائیورس پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے پوائنٹس آف ویو بھی ہوتے ہیں سم ٹائم جو شاید آپ کو بہت پسند نہ آئیں، لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ہر طرح کے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ رکھا جائے۔ آج کا نیوز بلیٹن میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.